Jai Hind all of you. In our last video lessons, we have learned about many things about hunters and gatherers. हमने hunters और gatherers के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी थी. उनका ऑक्यूपेशन क्या था, वो कैसे स्टोन टूल्स का यूज़ किन किन कामों में किया करते थे, या फिर वो कैसे चूज़ करते थे कि कहाँ पर रहना है और कहाँ कहाँ पर वो रहते थे. उसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे. Now today we will understand about the division of Stone Age. So first of all, what is Stone Age? Stone Age मतलब क्या होता है? हम जिस पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, जो हंटर गैदरर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इस पूरे पीरियड को, ये लाखों साल का पीरियड है, कम से कम मिलियंस ऑफ ईयर्स का ये टाइम स्पैन है. इस पूरे पीरियड को जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने स्टोन एज नाम दिया है. स्टोन एज नाम क्यों दिया है? बिकॉज हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि इस टाइम पर इंसान ज़्यादातर मेनली स्टोन के टूल्स बनाता था. तो जो जिस टाइप के वो टूल्स बनाता था, जिन मटेरियल के वो टूल्स बनाता था, यानी कि स्टोन के, उसी नाम पर हमने इस पीरियड का नाम स्टोन एज रख दिया. अब स्टोन एज एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है, लाखों करोड़ों साल का टाइम पीरियड है स्टोन एज. तो इतने बड़े टाइम स्पैन को अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए, इजीली स्टडी करने के लिए स्कॉलर्स ने या हिस्टोरियंस ने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. कौन कौन से? फर्स्ट इज पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज. So first we will understand about the Paleolithic age. So Paleolithic age, Paleo का मतलब होता है, ये जो Paleolithic age है, इसे 2 वर्ड्स से मिलाकर बनाया है. फर्स्ट वर्ड इज Paleo and second word is Lithic. So Paleo का मतलब होता है old, पुराना, and Lithic का मतलब होता है stone. So पैलियो मतलब पुराना, ओल्ड, एंड लिथिक मतलब स्टोन. इसीलिए हम पैलियोलिथिक एज को ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी बुला सकते हैं, ओल्ड स्टोन एज. नाउ ये जो ओल्ड स्टोन या पैलियोलिथिक एज है, ये अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. कौन कौन से? लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज. लोअर मतलब जो सबसे पुराना पैलियोलिथिक टाइम था वो, देन मिडिल जो बीच का, और अपर मतलब जो सबसे लेटेस्ट टाइम था पैलियोलिथिक एज का. तो ऐसे 3 डिविजन्स इसके किए हुए हैं. सेकेंड वन इज मेसोलिथिक एज. ये भी हमें दिख रहा है कि 2 वर्ड्स से मिलकर बना है, मीजो एंड लिथिक. मीजो का मतलब होता है मिडिल, बीच का, एंड लिथिक का मतलब होता है स्टोन. मिडिल स्टोन एज, इसका एक और नाम है मिडिल स्टोन एज. तो इसे मिडिल स्टोन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमें दिख रहा है क्योंकि ये पैलियोलिथिक और नियोलिथिक दोनों के बीच में आता है, मिडिल में आता है, इसीलिए इसको मेसोलिथिक या फिर मिडिल स्टोन एज कहा जाता है. थर्ड वन इज नियोलिथिक एज. ये भी हमें 2 वर्ड्स से मिलकर बना हुआ दिखाई देता है, जिसमें नियो का मतलब होता है न्यू. नियोलिथिक एज को हम न्यू स्टोन एज भी बुला सकते हैं. So these are the 3 divisions, these are the 3 time periods of the Stone Age. अब हम इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं. जो पैलियोलिथिक एज था वो सबसे पुराना था, ओल्ड स्टोन एज था. तो इस टाइम के जो टूल्स होते थे, स्टोन टूल्स होते थे, वो इतने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे, क्योंकि उस टाइम पे इंसान ने स्टोन टूल्स यूज करना कैसे स्टार्ट किया होगा? आपको क्या लगता है? उसके ऊपर अचानक से किसी जानवर ने हमला कर दिया होगा, तो जान बचाने के लिए उसने अपने आसपास चीजें देखी होगी कि किसी भी चीज से मैं हमला कर दूं, है ना, अचानक से. उसके हाथ में क्या आया? जो उस टाइम पर ज्यादा क्वांटिटी में मिलता था, यानी कि पत्थर. जंगलों में पत्थर मिलते थे. उसने पत्थरों को उठाया जो उसके हाथ में आए, और उसी से उसने उस जानवर को वार किया, उस जानवर पर हमला किया, या फिर उसे भगाया या मारा. इसी कारण से स्टोन टूल्स का यूज उसने करना स्टार्ट किया. पैलियोलिथिक एज के अगर हम स्टोन टूल्स देखते हैं, पत्थरों के वेपन्स या फिर टूल्स देखते हैं, हथियार या फिर औजार देखते हैं, तो वो इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं थे. वो बड़े बड़े होते थे, मोटे मोटे होते थे, क्योंकि उस टाइम इंसान का दिमाग इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था. ओके, इस टाइम का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, विच इज discovery of
फायर। फायर की जो डिस्कवरी हुई थी, यानी कि आग की खोज जो हुई थी, वो पैलियोलिथिक एज के टाइम पर ही हुई थी। अब आग तो उस टाइम पर लगती रहती थी, जैसे जंगल में जो फ्रिक्शन होता है हवा की वजह से, उसकी वजह से आग लग जाती है। आज भी हम देखते हैं न्यूज़ वगैरह में, तो उस टाइम भी लगती थी। लेकिन उस टाइम पर इंसान बाकी जानवरों की तरह ही आग से डरता था, फायर से उसको डर लगता था। लेकिन बाद में जब आग खत्म हो जाती थी, आग बुझ जाती थी, तो वो देखता था जाकर कि आग की वजह से पहली बात तो लाइट होती थी, जब आग जलती थी तो सब जगह रोशनी हो जाती थी। दूसरी बात, आग की वजह से वाइल्ड एनिमल्स भी डरकर भाग जाते थे, तो एनिमल्स को भगाने के लिए आग अच्छी चीज थी, खुद की रक्षा करने के लिए। तीसरी बात ये कि जो एनिमल्स मर जाते थे, उस आग में जल जाते थे, उनका मीट जब इन लोगों ने टेस्ट करा, हंटर गैदरर्स ने, तो उनको लगा कि ये जो जला हुआ मीट है, ये जो हम कच्चा मीट खाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है टेस्ट में। सो उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम इस आग में जले हुए मीट को ही खाना स्टार्ट करें, क्योंकि वो टेस्टी होता था। ओके, सो आग को इन 3 पर्पसेस के लिए, उसकी केव बहुत शाम को तो अंधेरा हो जाता था, उसकी गुफा में पूरे जंगल में अंधेरा ही अंधेरा रहता था, तो लाइट जलाने में उसको आग हेल्प करती थी। ओके, एज अ सोर्स ऑफ लाइट वो फायर को यूज करता था। तो इस तरह से फायर से उसका डर दूर भागा और उसने फायर को यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब फायर उसने कैसे जलाई होगी उसने आग? उस टाइम पे कोई मैच स्टिक नहीं हुआ करती थी, ना लाइटर हुआ करता था, तो वो आग कैसे जलाता था? ये कोइंसिडेंटली हुआ होगा, हमें पता नहीं है, हम ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। सो कभी हम जानते हैं, हमने सुना है कि 2 जो चिकने पत्थर होते हैं उनको आपस में रगड़ने से आग होती है, आग जल जाती है चिंगारी निकल के। तो ऐसा ही कुछ उस टाइम हुआ होगा, 2 पत्थर को वो कुछ कर रहा होगा, या तो कोई खेल रहा होगा उसका बच्चा, या फिर कुछ भी, एक पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर इस तरह से गिरा होगा जिससे कि दोनों में रगड़ लगी होगी और चिंगारी से आग जल गई होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस तरह से आग की डिस्कवरी हुई थी। ओके, सो पैलियोलिथिक एज का ये फीचर था। अब धीरे धीरे हम मेसोलिथिक एज में आते हैं। अच्छा, ये जो पैलियोलिथिक एज का जो टाइम स्पैन था, वो बहुत लाखों ईयर्स पहले, मतलब जो अर्लीस्ट टाइम था जब से इंसान स्टार्ट हुआ था आना, जब से इंसान एग्जिस्टेंस में आया, तब से लेकर 12,000 ईयर्स पहले तक, आज से 12,000 ईयर्स पहले तक का पैलियोलिथिक एज का टाइम स्पैन है। फिर 12,000 से लेकर 10,000, आज से 12,000 से लेकर 10,000 ईयर्स तक का मेसोलिथिक एज का टाइम स्पैन है। मतलब पैलियोलिथिक के बाद स्टार्ट हुआ मेसोलिथिक एज। और लेकिन जब हम मेसोलिथिक एज की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी वो चेंज होने लगी थी। ऐसा माना जाता है, या आपने भी ऐसा कभी सुना होगा, किसी कार्टून में देखा होगा, किसी स्टोरी में सुना होगा, कि पहले के टाइम में, बहुत सालों पहले, हजारों लाखों साल पहले, पूरी की पूरी अर्थ पर आइस जमा थी, बर्फ जमा थी, जिसे हम आइस एज के नाम से जानते हैं। सो ऐसा माना जाता है कि जब मेसोलिथिक एज आया, यानी कि आज से 12,000 ईयर्स पहले, जो बर्फ थी वो पिघलना स्टार्ट हुई, मतलब कि टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने लगा और वार्म कंडीशंस होने लग गई पूरे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में। तो मेसोलिथिक एज में क्या हुआ, जब बर्फ पिघलने लग गई तो ग्रासलैंड्स हुए, घास फूस उगने लग गई, पेड़ पौधे उगने लग गए, और ग्रासलैंड्स हुए, घास के मैदान हुए, तो घास को खाने वाले जो हर्बीवोरस एनिमल्स थे वो भी ज्यादा होने लग गए, जैसे कि गोट, काऊ, शीप, बफेलो, डियर एटसेट्रा। तो ये जो हर्बीवोरस एनिमल्स थे वो भी ज्यादा होने लग गए। तो जो इंसान, जो हंटर गैदरर्स इन हर्बीवोरस एनिमल्स का शिकार करते थे, उनको हंट करते थे, वो उन एनिमल्स के पीछे जाने लगे और वो थोड़ा अपना दिमाग लगाने लगे कि किस एरिया में घास ज़्यादा है, कौन सा एनिमल कौन से टाइप के प्लांट्स खाता है, कौन सी घास खाता है। तो उसने ऐसे दिमाग लगाना शुरू करा उनका शिकार करने के लिए, ताकि वो उस रीजन में उस एनिमल को पकड़ने या उसका शिकार करने जाए। इसके अलावा उसको ये भी पता चलने लग गया, उसने इस चीज़ के बारे में भी जानना स्टार्ट कर दिया कि कब उन एनिमल्स का ब्रीडिंग सीजन होता है। ब्रीडिंग सीजन मतलब कब वो एनिमल्स रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने बच्चों को पैदा करते हैं। तो ऐसे उसने हंटर गैदरर्स जो थे उन्होंने अपना दिमाग थोड़ा सा चलाना स्टार्ट कर दिया था। तो
मेसोलिथिक एज में ही हम देखते हैं, इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इंसान को एनिमल डोमेस्टिकेशन करना आ गया था, वो जानवरों को पालने लग गया था। सो मेसोलिथिक एज का इम्पॉर्टेंट फीचर है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये मेसोलिथिक एज में स्टार्ट हुआ था। अब डोमेस्टिकेशन कैसे स्टार्ट हुआ होगा, उसने जानवरों को पालना कैसे स्टार्ट किया होगा? सो कुछ ऐसा हुआ होगा कि इंसान जहां पर रहता होगा तो वहां पे जंगली जानवर तो जंगल में ही रहते थे उस टाइम भी, और इंसान भी जंगल में रहते थे। सो इंसान जहां पर अपना हट या कहीं पर भी केव्स वगैरह में रहता होगा तो वहां पे आसपास कुछ जानवर भी आ जाते होंगे, कुछ ऐसे जानवर जिनका बिहेवियर या जिनका नेचर जेंटल हो, जो ज्यादा वाइल्ड ना हो, जो आराम से फ्रेंडली जिनका बिहेवियर हो। तो ऐसे एनिमल्स के लिए जो लोग होते होंगे उस टाइम के, वो अपना बचा कुचा खाना वगैरह को छोड़ दिया करते होंगे ताकि वो लोग आए और ऐसे ही उनसे अट्रैक्ट हो जाए। अट्रैक्ट होने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए वो इंसान उनके लिए खाना वगैरह छोड़ दिया करते थे। तो ऐसे करते हुए जानवर उनके पास और अच्छे से आने लग गए, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखने लग गए, और इसी तरह से जानवर उनके पास ही रहने लग गए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ होगा। और आप सभी को पता है कि सबसे पहला एनिमल कौन था? विच वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड बाय मैन? सबसे पहले इंसान ने किस जानवर को पालना स्टार्ट किया था? इट वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। आज हम जिस डॉग को देखते हैं, जिन डॉगीज को हम देखते हैं, उनके जो बहुत पुराने जो एंसेस्टर्स होते थे, उनके जो पूर्वज होते थे, उनको पालना सबसे पहले स्टार्ट किया होगा। तो आपको क्या लगता है कि क्यों उन्होंने सबसे पहले डॉग को ही पाला होगा? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बिकॉज हम जानते हैं कि डॉग का जो नेचर होता है वो बहुत फ्रेंडली होता है। आज भी अगर हम किसी डॉग को कुछ खाने को दे दें, उसके साथ खेल लें, तो वो हमारे साथ फ्रेंडली बिहेवियर करने लग जाता है, वो हमारे साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाता है, फिर वो हमारे पीछे पीछे ही लगा रहता है जब भी हम जाते हैं। सो ये पहला रीजन हो सकता है। दूसरा, डॉग उनको हंटिंग करने में मदद कर सकता था। अगर वो डॉग को अपने साथ लेकर जाते थे शिकार के लिए, तो वो अपनी स्मेलिंग सेंस से, अपनी सूंघने की जो पावर होती है, सेंस होती है, उससे वो पता कर सकता था कि कौन सा जानवर कहाँ पर है, और उस जानवर की शिकार करने में हेल्प भी कर सकता था। तीसरा रीजन, वो उनके घर की रखवाली कर सकता था वाइल्ड एनिमल्स से। ओके, सो दीज वर द रीजंस व्हाई मैन स्टार्टेड द डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स। सबसे पहला एनिमल वही था डोमेस्टिकेशन। लेकिन बाद में इंसान ने और भी जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि कैटल्स यानी कि काऊ हो गई, बफेलो हो गए, शीप हो गए, पिग्स हो गए, गोट हो गए। तो ये जो एनिमल्स है ये एक ग्रुप में रहते हैं, एक हर्ड में रहते हैं। सो उनको पालना बहुत आसान होता था और उनसे उनको बहुत सारी चीजें भी मिल जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, उनको मिल्क मिल जाया करता था, उनको मीट मिल जाया करता था। तो इस तरीके से उन्होंने एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया। तो अब जो हंटर गैदरर्स थे पूरी तरह से, वो अब हर्डिंग करने लग गए थे, डोमेस्टिकेशन करने लग गए थे एनिमल्स का। लेकिन साथ ही हमें एक और चीज दिखाई देती है मेसोलिथिक एज में, कि इंसान को एग्रीकल्चर की थोड़ी समझ हो गई थी। उसने अच्छी तरह से एग्रीकल्चर करना स्टार्ट नहीं किया था, बट उसको इतनी समझ आ गई थी कि पौधे कैसे उग जाते हैं, पेड़ कैसे उग जाते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा, उसको कैसे पता चला होगा? हमने देखा कि मेसोलिथिक एज में बहुत सारे ग्रासलैंड डेवलप हुए थे, बहुत सारे घास के मैदान डेवलप हो गए थे, एग्जिस्टेंस में आए थे। अब उन घास फूस के साथ, उन प्लांट्स के साथ बहुत सारे जो ग्रेन्स के पौधे होते हैं, ग्रेन्स की जो ग्रास होती हैं, वो भी हुई होगी जो नेचुरली उग जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल वीट, बार्ले, राइस एक्सेट्रा, ये सब जो फसलें थी वो नेचुरली वहां पर उग गई थी, अपने आप उग गई थी। तो इन सब ग्रेन्स को, राइस को, वीट को, बार्ले को, ये लोग कलेक्ट करते होंगे अपने खाने के लिए। उन्हें पता चल गया होगा कि इसे हम खा सकते हैं, तो उसे वो कलेक्ट करते होंगे, क्योंकि फायर की डिस्कवरी यहाँ पर हो चुकी थी, तो वो फायर की हेल्प से उनको कुक कर सकते थे। सो बाद में उन्होंने देखा होगा कि जो हम फेंक देते हैं, जो सीड्स, या फॉर एग्जाम्पल हमने कोई फ्रूट खाया तो उसकी गुठलियाँ या उसके जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो हमने कहीं फेंक दिए।
तो कुछ टाइम बाद वो मिट्टी में अपने आप चले जाते हैं, मिट्टी में दब के या बारिश में। तो अपने आप कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वहाँ पर एक पौधा निकल जाता है जो बड़ा 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 होते होते बहुत टाइम में एक पेड़ बन जाता है, और उस पेड़ में वही फ्रूट्स आ रहे हैं जिसके हमने बीज फेंके थे। तो इस तरह से उनमें ये सेंस डेवलप हुआ होगा कि किस तरह से प्लांट्स को उगाया जा सकता है। सो उन्हें ये चीज समझ में आ गई थी। नाउ जब हम नियोलिथिक एज में आते हैं, आफ्टर 10,000 ईयर्स अगो नियोलिथिक एज स्टार्ट्स। तो नियोलिथिक एज मतलब न्यू स्टोन एज। अच्छा, ये जो मेसोलिथिक एज में जो स्टोन टूल्स यूज किए जाते थे उनको हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं। ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, माइक्रोलिथ्स। लिथ्स का मतलब आपको पता है स्टोन, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो मतलब इस टाइम पे बहुत छोटे छोटे स्टोन के टूल्स बनाए जाते थे, और हमें बहुत सारे नंबर्स में ये स्टोन टूल्स माइक्रोलिथ्स हमें मिले हैं। अब ऐसा माना जाता है कि ये जो माइक्रोलिथ्स थे ये थे तो बहुत छोटे छोटे, लेकिन फिर भी इनसे बहुत सारा काम किया जा सकता था। और ये बोन यानी कि हड्डी पर, या फिर वुड यानी कि लकड़ी का हैंडल बनाते थे लोग, जो टाइम के साथ खत्म हो गया, अब नहीं मिलता। तो उन वुड या फिर बोन के हैंडल पर इन माइक्रोलिथ्स को लगाकर उसमें कुल्हाड़ी जैसे काम किया जा सकता था, या फिर सौ जो आरी होती है उसके जैसे काम किया जा सकता था, या फिर जो सिकल यानी कि जिसको हम दराती बोलते हैं उसके जैसे काम लिया जा सकता था। सो माइक्रोलिथ्स हमको मेसोलिथिक एज में मिलते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो पैलियोलिथिक एज के जो टूल्स हमें देखने को मिले थे वो भी इस टाइम पर चलते हैं, वो बंद नहीं होते। नेक्स्ट इज नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज इस टाइम पर इंसान ने बहुत अच्छी क्वालिटी के टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे। बनाता पत्थरों से ही था, लेकिन इस टाइम के टूल्स बहुत हाई क्वालिटी के हैं, एडवांस्ड क्वालिटी के हम बोल सकते हैं। बिकॉज उस टाइम पर उसे समझ में आ गया था कि नुकीले पत्थर से जो जानवर है, जो वाइल्ड एनिमल्स है, उनका शिकार बहुत अच्छे से किया जा सकता है। सो वो पत्थरों को शेप देता था, नुकीला बनाता था उनको। तो ये चीज़ हमें मिलती है। एक तो शार्प जो टूल्स होते हैं वो मिलते हैं। दूसरी चीज़, जो टूल्स हैं वो पॉलिश्ड किए जाते थे, हमको बहुत चमकदार मिलते हैं वो टूल्स जो नियोलिथिक एज के होते हैं, तो उन पर पॉलिश की जाती थी। इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे अपनी बुक से। नियोलिथिक एज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है, पहला फीचर तो ये है कि इस टाइम पर लोगों ने अच्छी तरह से एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था। अब अगर इंसान एग्रीकल्चर करेगा, खेती करेगा, तो जब तक फसल पकती नहीं है, जब तक फसल कटती नहीं है, उतने महीनों के लिए इंसान को एक ही जगह पर रहना होगा उस फसल की देखभाल करने के लिए, उसकी रखवाली करने के लिए। तो दूसरा फीचर ये था कि नियोलिथिक एज में इंसान परमानेंट जो सेटल्ड लाइफ बोल सकते हैं, एक ही जगह पर उसने रुक कर रहना स्टार्ट कर दिया था और वो बस्तियों में रहने लग गया था। हम बोल सकते हैं कि वो एक ग्रुप में रहता था, एक ग्रुप में वो घर बनाकर, बस्तियां बनाकर रहने लग गया था। तीसरा इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है नियोलिथिक एज का, वो है इन्वेंशन ऑफ व्हील। इस टाइम पर व्हील यानी कि पहिया, जिसको हम चाक बोलते हैं, उसका इन्वेंशन हो गया था। अब इसका इन्वेंशन कैसे हुआ होगा? इंसान ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े जो गोल साइज के जो पत्थर है, सर्कुलर शेप में जो पत्थर हैं या कोई भी चीज है, वो आसानी से रोल कर सकती है, आसानी से स्लाइड मतलब नीचे जा सकती है, रोल कर सकती है। तो उसने सोचा होगा कि अगर हम इतना भारी भारी सामान, इतने बड़े बड़े पत्थर टूल्स बनाने के लिए ले जा रहे हैं, या कुछ भी सामान उठा के ले जा रहे हैं, किसी बड़े जानवर का शिकार करके लेके जा रहे हैं अपने घर पे, तो क्यों ना हम ऐसी चीज बनाए, ऐसे पत्थर के ऊपर कुछ चीज लगा दे जिसकी हेल्प से हम आसानी से उसको उठाकर लेकर जा सकें। तो ऐसे करते हुए व्हील का इन्वेंशन उसने किया होगा। तो जो आज जो हम पहिया देखते हैं वैसा पहिया नहीं था। जो पॉटर्स व्हील है, जो आपने कुम्हार को देखा होगा मिट्टी के बर्तन बनाते हुए, ये वैसा व्हील था। सो इन्वेंशन ऑफ व्हील वाज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नियोलिथिक एज।